वेलकम बैक बेटा। बाकी लोग कहें जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं। ओके, हमने लास्ट क्लास के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस किया है, टेक्टम और एनल कैनल के बारे में डिस्कस किया है। अब इसको ना पीपीटी के ऊपर देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ओके, कुछ समझ आ गई है? कोई 38% तक आप लोगों को समझ आ गई है कि जो हमने डिस्कस किया है, इसके डायमीटर के बारे में, सीकम के बारे में, अपेंडिक्स के बारे में, कोलोन्स के बारे में, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसवर्स सिग्मॉइड कोलोन के बारे में, फंक्शंस के बारे में, लाइक माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या है, मास मूवमेंट क्या है, डेफिकेशन क्या है, अब्जॉर्प्शन क्या है, फीसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, नॉर्मल फ्लोरा में कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को समझ आ गई हैं तो मेरा ख्याल है कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आपको इजीली समझ आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी। इसके पार्ट्स थे और नॉर्मल फ्लोरा। ओके, बाकी लोगों को जल्दी से बोले ना, ग्रुप में मैसेज करने के काइंडली ऑनलाइन हो जाएं। शुड वी कंटिन्यू ना? जल्दी बुलाएं उनको, क्योंकि हमने लिम्फेटिक सिस्टम भी डिस्कस करना है, उसके लिए वही आधा घंटा रिक्वायर्ड होगा। अगर आप लोगों ने 10 मिनट में लिम्फेटिक सिस्टम देख लिया है तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। बाकी लोग क्यों नहीं ऑनलाइन हो रहे? Just below the junction of the two जस्ट बिलो बेटा, कौन सी बिलो के जंक्शन ऑफ टू क्या पूछ रही है? जस्ट बिलो द फंक्शन जंक्शन ऑफ टू इलियोसिकल वाल्व ओपन फ्रॉम द इलियम। अच्छा बेटा, आप जो इलियोसिकल वाल्व होता है ना, ये आप ये भी कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान जो एक वाल्व होता है उसको कहा जाता है। या आप ये भी कह सकती हैं कि जो इलियम होता है, टर्मिनल इलियम, और जो लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्ट हो रही है होती है, उनके दरमियान ओपन हो रहा होता है। Just below the function of two, the ileocecal valve open from the ileum. अब just below the junction of two, ये जंक्शन कौन से जंक्शन की आप बात कर रही हैं कि कौन से जंक्शन के अंदर होता है? मेरा समझ नहीं आई क्या पूछना क्या चाह रही थी, लेकिन इलियोसिकल जो वाल्व होता है ना, ये इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, फर्स्ट पार्ट होता है, उसके दरमियान ओपन हो रहा होता है। ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान अगर कह देते हैं तो वो भी ठीक लिया जाता है। ये जस्ट बिलो द जंक्शन, जंक्शन का क्या मतलब? जंक्शन बेटा कौन से जंक्शन की आप बात कर रही हैं? जंक्शन ऑफ टू द इलियोसिकल वाल्व। सीकम में लिखा हुआ है, सीकम, सीकम में लिखा हुआ है, सही समझ आ गई। ठीक है बेटा, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ऊपर पड़ी होती है ला स्मॉल इंटेस्टाइन, ऊपर पड़ा होता है ड्यूडिनम जुजिनम, ठीक है, उसके नीचे पड़ा होता है इलियम। अब माइट भी ये वहाँ पे ये लिखा हुआ हो कि जो ड्यूडिनम है और जो जुजिनम है उसके नीचे एक जंक्शन होता है, दैट इज़ नोन एज इलियोसिकल वाल्व। और इलियोसिकल जो वाल्व होता है ये टर्मिनल इलियम के साथ अटैच होता है, ये ओपन होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो रहा होता है। माइट भी ये मैं कह रहा हूँ। अब मैं बुक में देखूंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, तो ये लेक्चर के बाद मैं बुक देखूंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जस्ट बिलो द फंक्शन ऑफ टू। आप मुझे एक रिमाइंडर दे दीजिएगा क्लास के बाद, तो मैं आपको देख के बुक में से बता दूंगा।
और माइट भी यही उन्होंने मेंशन किया होगा कि ड्यूडिनम होता है, ड्यूजिनम होता है, और नीचे जो अच्छा माइक्रोबियल एक्टिविटी में गैसेस का बेटा बता देता हूँ। माइक्रोबियल एक्टिविटी में बेटा जो नॉर्मल फ्लोरा होता है, इसके अलावा जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये बेसिकली जो आप खाना ले रहे होते हैं उनको डाइजेस्टिबल करने के बाद अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और वो जो अमोनिया है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लूटस, इन द फॉर्म ऑफ विंड, इन द फॉर्म ऑफ गैसेस बॉडी से एलिमिनेट हो रहा होता है। ये हम डिस्कस कर लेते हैं, अगेन ये डिस्कस कर लेते हैं, नथिंग टू वरी। ठीक है, तो बाकी लोग क्यों नहीं ऑनलाइन हो रहे हैं? बेटा ये डिसाइड कर लेते हैं कल के टेस्ट के बारे में। बेटा उनको जल्दी से कहते हैं कि ऑनलाइन हो जाएं, अदरवाइज यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस फिर। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये बेटा एक डायग्राम दिखाई गई है, एक रिव्यू दिया गया अगेन कि माउथ से स्टार्ट होता है, सलेवरी ग्लैंड्स, फेरिंग्स, एसोफेगस, लीवर क्या क्या काम कर रहा होता है, गॉल ब्लैडर क्या क्या काम कर रहा होता है, स्टमक के अंदर क्या क्या काम हो रहे होते हैं, पेंक्रियाज के अंदर क्या क्या काम हो रहे होते हैं, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा होता है, और एट द एंड रेक्टम और एनल कैनाल। ये एक पूरी डायग्राम दी गई है, और ये डायग्राम जो है ये गाइडेंस से ली गई है, गूगल की डायग्राम नहीं है। ठीक है, बुक की डायग्राम है। तो ये एक पूरी समरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम को शो कर रही होती है इस डायग्राम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसका जो डायमीटर होता है ये राउंड अबाउट 1.5 मीटर लेंथ होती है इसकी, और बिगिनिंग एट द सीकम इन द राइट इलियक फोसा एंड टर्मिनेटिंग एट द राइट रेक्टम एंड एनल कैनाल डीप विद द रेलस। अच्छा, आप पूछ रहे हैं माइट भी ये जो नोट्स हैं ये भी मैंने आपकी बुक से बनाए हुए हैं, अगर मुझे जस्ट बिलो द जंक्शन का इसमें अगर मेंशन होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके लिए भी बरी ना हो। इसके अलावा इट्स ह्यूमन जो होता है अबाउट 6.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है, लार्जर देन एट द स्मॉल इंटेस्टाइन और फॉर्म्स एन आर्क अराउंड द। अच्छा ठीक है, ये वो इंटेस्टाइन के ऊपर इसने कॉइल्ड अप किया होता है, एक आर्क बनाई होती है। अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस करें तो इसको लार्ज 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिनके अंदर पहला पार्ट सीकम होता है, उसके बाद कोलोन होता है, कोलोन को आगे डिवाइड किया जाता है, असेंडिंग कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, सिग्मॉइड कोलोन है, और उसके बाद इसको रेक्टम और एनल कैनाल के अंदर डिवाइड किया गया जाता है। सीकम, कोलोन, कोलोन के बाद बेटा रेक्टम और एनल कैनाल है। यहाँ पे जो सिग्मॉइड कोलोन लिखा गया है ये सिग्मॉइड कोलोन कोलोन का पार्ट है। ओके, वेलकम बैक बेटा। पहला पार्ट जो है वो सीकम है। सीकम के बारे में हमने डिस्कस किया है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके अलावा मोस्ट डायलेटेड पार्ट होता है which has a blind end inferiorly and continues at the ascending colon superiorly. अच्छा, just below the junction of two ileocecal wall open from the ileum. Yes, ठीक है बेटा, ये वही है कि जो इलियम, ड्यूडिनम और ड्यूजिनम है उसकी बात भी की गई है, या आप ये कह सकते हैं कि जो सीकम होता है ना, जो असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन होता है, ये इंफीरियरली और सुपीरियरली प्रेजेंट होते हैं। उसके नीचे ये जो जंक्शन होता है वो इलियोसिकल वॉल वाला जंक्शन होता है, और ये ओपन हो रहा होता है फ्रॉम द इलियम ओपन हो रहा होता है, इलियम से ओपन हो रहा होता है, इलियम के अंदर ओपन नहीं हो रहा होता। यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन है तो उसको दूर कर लीजिएगा। ओके, वेल डायग्राम बेटा डेफिनेटली बना लीजिएगा, चीज़ें आपके फिंगर टिप पे हो जाएंगी। ठीक है बेटा, एग्जैक्टली वही चीज़ है कि ये अगर हम इंफीरियर और सुपीरियरली बात करें असेंडिंग कोलोन की तो वहाँ पे भी अगर इलियोसिकल वॉल प्रेजेंट होता है, अगर ड्यूजिनम की बात करें तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और वहाँ से ये इलियम से ओपन होने के बाद, इलियम में नहीं है, इलियम से ओपन होने के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये सीकम का हिस्सा बन रहा होता है। ओके ठीक है, उसके बाद अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स का बेटा जो आपकी बुक के अंदर डेफिनेटली डायमीटर दिया गया है वो 8 to 9 सेंटीमीटर है। ये रोसन विल्सन की बुक से नोट्स बने हुए हैं बेटा। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम जो इसकी लेंथ है वो
से 9 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 12 सेंटीमीटर तक बुक के अंदर मेंशन किया गया है। और इसके अंदर लिम्फाइड टिश्यू होते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अपेंडिक्स हैज नो डाइजेस्टिव फंक्शन, डेफिनेटली वेरी गुड, अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था, वाओ गुड, ठीक है। एंड कैन काज सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम व्हेन इट बिकम्स इन्फ्लेम्ड, लाइक अपेंडिसाइटिस हो जाती है। अब अपेंडिसाइटिस कैसे होती है, क्योंकि ये अपेंडिक्स एक ब्लाइंड एंडेड ट्यूब होती है, इसका एक साइड क्लोज्ड होता है, वन एंड क्लोज होता है, और एक साइड से ये सीकम के अंदर लीड ओपन हो रही होती है। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि लिम्फाइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। लिम्फाइड टिश्यू क्या करते हैं कि कोई भी अगर पैथोजन बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह आते हैं तो उनको किल करना होता है इन्होंने, ओके। तो जब बैक्टीरिया की बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है या बैक्टीरिया ज़्यादा शुरू हो जाती हैं और लिम्फाइड टिश्यू का जो फंक्शन है वो डिप्रेस हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो अपेंडिक्स है वो इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाती है। इसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो जब ये इन्फ्लेम्ड हो जाएगी तो उसको अपेंडिसाइटिस कहा जाता है, और जब इसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है तो उसको अपेंडेक्टमी कहा जाता है, ओके वेल। उसके बाद कोलोन है। कोलोन को भी 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, हैविंग द सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। असेंडिंग कोलोन होता है, ट्रांसवर्स कोलोन होता है। अब असेंडिंग कोलोन के अंदर बेटा हेपेटिक फ्लेक्सर याद रखिएगा। अब हेपेटिक फ्लेक्सर कैसे याद करना है कि ये बेसिकली क्या होती है कि अपवर्ड पासेस फ्रॉम द सीकम टू द लेवल ऑफ लीवर। अब जैसे ही लीवर के लेवल पे ये पास आउट होती है तो वहाँ पे ये कर्व बनाना शुरू कर देती है, और लेफ्ट हेपेटिक फ्लेक्सर से ये ट्रांसवर्स कोलोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह अब ट्रांसवर्स कोलोन की बात करें तो ये अक्रॉस द अब्डोमिनल कैविटी इन फ्रंट ऑफ ड्यूडिनम, स्टमक और स्प्लीन, सम एरिया ऑफ स्प्लीन। ये मैं आपको पहले भी बता रहा था कि इनके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, ड्यूडिनम था, स्टमक था और स्प्लीन था। यहाँ से इसने स्प्लीनिक फ्लेक्सर के साथ इसने कर्व लेनी होती है और डाउनवर्ड मूव करती है। जैसे ही डाउनवर्ड मूव करेगी तो ये डिसेंडिंग कोलोन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तीसरा जो है वो डिसेंडिंग कोलोन है। डिसेंडिंग कोलोन क्या करता है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी देन कर्व्स डाउनवर्ड मिड लाइन की तरफ डाउनवर्ड मूव करेगा, और इलियक क्रस्ट के ऊपर ये सिग्मॉइड कोलोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और सिग्मॉइड कोलोन एस शेप होता है, और एस शेप कर्व इन द पेल्विक कैविटी दैट कंटिन्यूज डाउनवर्ड टू बिकम ए रेक्टम, और उसके बाद ये रेक्टम में कन्वर्ट हो जाता है और देन एनल कैनाल बन जाता है। बेटा ये पूरे कोलोन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब ये देखिएगा कि पहली जो चीज़ है ये है असेंडिंग कोलोन। ये इधर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नहीं दिखाया गया, लेकिन ये असेंडिंग कोलोन के साथ ही यहाँ पे ये स्मॉल बावल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पड़ी होती है। उसके बाद ये असेंडिंग कोलोन बनता है, देन ट्रांसवर्स कोलोन बनता है। उसके बाद ये स्प्लीनिक फ्लेक्सर के ऊपर डाउनवर्ड मूव करेगा, डिसेंडिंग कोलोन बन जाएगा, देन सिग्मॉइड कोलोन, और एट द एंड एनल कैनाल और रेक्टम के अंदर, रेक्टम और एनल कैनाल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो कोलोन है इसको 4 पार्ट्स में इस तरह डिवाइड किया जाता है। इसको लार्ज बाउल भी कहा जाता है, कोलोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको 4 पार्ट्स होते हैं ये। अब रेक्टम के अंदर क्या होता है बेसिकली कि ये स्लाइटली डायलेटेड सेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन होता है, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, सिग्मॉइड कोलोन से स्टार्ट होता है और टर्मिनेट हो जाता है एनल कैनाल के ऊपर। अब एनल कैनाल क्या है कि इसकी जो शॉर्ट पैसेज अबाउट बेटा ये 4 सेंटीमीटर बुक के अंदर लिखा हुआ है। ये माइट भी आपकी बुक रोसन विल्सन के अंदर 3.8 सेंटीमीटर हो, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर बुक के अंदर लिखा हुआ था। एडल्ट के अंदर होता है और लीड्स टू रेक्टम टू एक्सटीरियर की तरफ मूव कर रही होती है। बेटा इसके अंदर 2 सफिंटर्स होते हैं जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सफिंटर होता है। अब जो इंटरनल सफिंटर होता है ये इसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आ रहा होता है, और जो एक्सटर्नल सफिंटर होता है वो स्केलेटल मसल से बना होता है और वोलेंट्री कंट्रोल में आ रहा होता है। ब्लड सप्लाई लोग जो कि हमने पहले नहीं डिस्कस की कि ब्लड सप्लाई कैसे होती है। इसको ब्लड सप्लाई जो होती है ये सुपीरियर और इन्फीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी के थ्रू हो रही होती है। अब ये सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी है, ये सीकम असेंडिंग कोलोन को और मोस्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन को सप्लाई कर रही होती है, और जो इन्फीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी है ये रिमाइंडर ऑफ द कोलोन और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द रेक्टम को सप्लाई कर रही होती है। मिडल और inferior rectal arteries, branches of internal iliac arteries supply the distal section of rectum और anus को सप्लाई कर रही होती हैं। ये आर्टीरियल सप्लाई थी। अगर हम वेनस सप्लाई की बात करें या वेनस ड्रेनेज की बात करें तो वेनस ड्रेनेज भी सेम सुपीरियर और इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन्स ड्रेन कर रही होती हैं।
और ये ज्वाइन करने के बाद दीज वेन ज्वाइंस द सप्लिनिक एंड गैस्ट्रिक वेन टू फॉर्म द पोर्टल वेन। ज्वाइन करने के बाद ये पोर्टल वेन में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो वेन्स होती हैं ये ड्रेनेज फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द रेक्टम और एनल ज्वाइन द इंटरनल इलियक वेन remaining at blood from the region return directly to the inferior vena cava bypassing the portal circulation। बेटा अपना पेज को रिफ्रेश कर लें, यहाँ पे सिग्नल ठीक आ रहे हैं, बाकी लोगों को अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो लेट मी नो। फंक्शन हमने जो डिस्कस किए हैं एनल कैनाल और लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनल कैनाल के, जिसके अंदर ये कंटेंट ऑफ इलियम विच पासेस फ्रॉम द इलियोसिकल वॉल्व इनटू द सीकम और फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड होता है बेटा, ये सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है, इंटेस्टाइन से आ रहा होता है। जो चीज़ें कंटेक्ट इंपॉर्टेंट होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी अब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स बाय द ऑस्मोसिस। ओके, और कंटिन्यूज अंटिल द फेमिलियर सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी ऑफ फुल फीसेस अचीव्ड। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम स्टूल या फीसेस की कंसिस्टेंसी देखें तो वो सेमी सॉलिड इन नेचर होता है, लेकिन यही अगर जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स है, अगर आप उसको रिपीटेडली पोस्टपोन करते रहेंगे तो ये जो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी ऑफ फीसेस है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हार्ड फीसेस। क्योंकि वहाँ से जो वाटर है वो अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। और इसके अंदर होता क्या है कि मिनरल साल्ट्स हो सकते हैं, फीसेस के अंदर विटामिन्स हो सकती हैं, ड्रग्स होती हैं, ऑल आल्सो ऑब्जर्व्ड इनटू द ब्लड कैविटीज फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। और कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी होती हैं, सपोजिटरीज भी होती हैं जो कि एनल कैनाल के थ्रू दी जा रही होती हैं। ओके वेल, इसके अलावा माइक्रोबियल एक्टिविटी है। माइक्रोबियल एक्टिविटी में हमने ये कहा था कि सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं जो कि कॉलोनीज़ की फॉर्म में पड़े होते हैं, और ये विटामिन के और फोलिक एसिड को सिंथेसिस करते हैं, ये आप लोगों ने भी बताया था। इसके अलावा इनका जो नॉर्मल फ्लोरा है, जिनके अंदर इकोलाई आता है, इंटेरोबैक्टर, एरोजेनेस आता है, स्ट्रेप्टोकोकस, बेटा अगर वाटर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओके वेल दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बेटा अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाटर अब्जॉर्ब हो जाएगा ना, तो जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है वो हार्ड हो जाएगी। तो जो मास मूवमेंट है वो ट्रिगर तो होगी, लेकिन जो जीआईटी की लाइनिंग है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, वो इंजर होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए वहाँ से जो लिक्विड फॉर्म में जो स्टूल होता है वो पास आउट होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है, और वहाँ पे वो सेमी सॉलिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अगर आप कहें कि लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही सबसे ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब हो जाए, तो अगर अब्जॉर्ब होएगा तो उसका इफेक्ट स्टूल के ऊपर पड़ेगा। ओके, और 70 to 80% जो वाटर है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब होता है, और बाकी 10 to 20% जो वाटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब होता है। इससे ज़्यादा जो अब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो स्टमक के अंदर अब्जॉर्प्शन हो रही होती है। अगर आप एम्प्टी स्टमक वाटर को ले लेना, अगर आप एम्प्टी स्टमक ले लेना वाटर को, तो विद इन हाफ आवर वाटर अब्जॉर्ब होने के बाद यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन में वाटर बिल्कुल ऐसे ही है बेटा, जब रिपीटेडली आप रिफ्लेक्स ट्रिगर होती रहेगी, डेफिकेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर होती रहेगी, लेकिन आप उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, तो उसके रिजल्ट में जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ से वाटर की अब्जॉर्प्शन हो जाती है। जैसे ही वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है तो जो स्टूल है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। जब स्टूल हार्ड होएगा तो उस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। ओके, तो इसके अलावा हम बात कर रहे थे अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म की। तो ये जो बैक्टीरियाज होती हैं ये अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म होती हैं, लेकिन जब इनको मौका मिलता है तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पैथोजन। अगर इकोलाई की बात करें तो ये सिस्टाइटिस काज कर रहा होता है, अगर ये ब्लेडर तक पहुंच जाता है तो ब्लेडर की इन्फ्लेमेशन को सिस्टाइटिस कहा जाता है। बेटा हार्मोनल रोल नहीं होता, बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब सरफेस एरिया क्या होता है कि वहाँ पे डिफियन ओस्मोसिस हो रही होती है, ओस्मोसिस हो रही होती है, और वाटर की अब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होती है ओस्मोसिस के थ्रू है। तो आप ये कह लें कि जो सबसे ज़्यादा प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, तो इसलिए वहाँ से अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन कोई हार्मोन्स का इसमें कोई लेना देना नहीं होता।
ओस्मोसिस के थ्रू अब्जॉर्प्शन हो रही होती है। इसके अलावा अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो उसमें ब्लड सप्लाई जो है वो इन सर्टेन कंडीशन डाइवर्ट हो सकती है। लाइक जब हाइपोवोलीमिया की कंडीशन होती है या ब्लड प्रेशर कम होता है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स जीआईटी है या एसेसरी ऑर्गन है वो डाइवर्ट हो सकती है, ये कह सकते हैं। इसके अलावा हार्मोनल्स का आई डोंट थिंक सो कि कोई लेना देना होगा। ओके, आवाज़ का बेटा इशू पता नहीं क्यों आ रहा है, आई डोंट सॉर्ट आउट के प्रॉब्लम कहाँ पे है। Anyhow, gases in the bowel consist of some constituents of air, mainly nitrogen, swallowed air with food and drink, hydrogen, carbon dioxide, methane are produced by bacterial fermentation। ये बेटा ऑलरेडी मैंने बता दिया है। Gases passes out of the bowel as a flutus। मास मूवमेंट्स ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि मास मूवमेंट्स क्या, अच्छा ये भी, अच्छा आपकी बुक में लिखा हुआ है वेल लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट एग्जिबिट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एज इन अदर ऑर्डर ऑफ। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मास मूवमेंट होती है। डज नॉट एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब है कि नहीं होना और डज नॉट का मतलब भी नहीं होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को आई थिंक सो कि ये किसी इंग्लिश वाले से कंफर्म किया जाएगा कि ये आई थिंक ग्रामेटिकली मिस्टेक है। अगर बेटा ये मास मूवमेंट ना होती ना तो ये जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक आर के अंदर 2 टाइम्स हो रही होती है, और ये इतनी स्ट्रांग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है कि ट्रांसवर्स कोलोन के अंदर जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनको डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन के अंदर भेजा जा रहा होता है। अगर ये मास मूवमेंट ना होती तो ये पार्टिकल्स मूव करके सिग्मोइड कोलोन तक ही ना जाते। वेल, और दिस इज नोन एज मास मूवमेंट। इट इज ऑफन प्रेसिपिटेटेड बाय द एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमक। डेफिनेटली ये स्टमक से भी मास मूवमेंट के थ्रू पार्टिकल्स आ रहे होते हैं। और ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है, डेफिनेटली आप लोग भी यही कह रहे थे, और डेफिनेटली ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स ही है, और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पांस इज कॉल्ड गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। वेरी गुड, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था। ठीक है, इसके अलावा डेफिकेशन होती है। डेफिकेशन में ये होता है कि रेक्टम को एम्प्टी करना। द प्रोसेस ऑफ एम्प्टीइंग ऑफ द रेक्टम इज नोन एज डेफिकेशन, जिसमें जो फीसेस होते हैं, ये जो स्टूल होता है उसको पास आउट किया जा रहा होता है। But when the mass movement forces the content of sigmoid colon into the rectum, nerve endings in its walls are stimulated by the stretch। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। अब जैसे ही सिग्मोइड कोलोन से रेक्टम के अंदर आता है, फीसेस आते हैं, तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर करने के बाद इंटरनल और एक्सटर्नल सफिंटर को कंट्रोल कर रहा होता है। जो इंटरनल सफिंटर होता है बेटा वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आ रहा होता है। जो एक्सटर्नल सफिंटर होता है वो वोलेंट्री इन नेचर होता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए जो वोलेंट्री इन नेचर है, आप रिपीटेडली अगर सफिंटर को कंट्रोल करते रहेंगे, अर्ज को पोस्टपोन करते रहेंगे, तो दैट विल लीड टू कॉन्स्टिपेशन। कंट्रक्शन ऑफ abdominal मसल एंड lowering of abdomen increasing the intra-abdominal pressure, पल्सल वाज मैनोवर भी उसे कहा जाता है, वर्सेस डेफिकेशन। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जो abdominal है, abdominal कैविटी के ऊपर इंट्रा abdominal प्रेशर इंक्रीज करवाने के बाद वो पेशेंट्स जिनको नॉर्मली स्टूल पास नहीं हो रहा होता, तो ये एक असिस्टिव मैन्योर है जिसके थ्रू स्टूल पास करवाया जा सकता है, जिस मसल है वो कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं। When need pass, this is voluntary postpone, it tends to fade until the next mass movement occurs and the reflex is initiated again. Repeated suppression of reflex may lead to constipation। हार्ड स्टूल होना शुरू हो जाएगा एंड मोर वाटर इज ऑब्जर्व, जिसके मैं पहले भी बता रहा था आपको। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फीसेस के अंदर वही चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस की हैं, जिसमें स्टेटकोबिलिन के बारे में लिखा होगा, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो। और वाटर जो अराउंड अबाउट ऑब्जर्व हो रहा होता है 60 to 70% मेनली वाटर फीसेस से ऑब्जर्व हो जाता है। डेड और लाइव माइक्रोब्स होते हैं, एपिथेलियल सेल शेडिंग हो रही होती है, फैटी एसिड्स होते हैं, और म्यूकस फ्रॉम सेक्रेटेड फ्रॉम द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा पाल्पिटेशन और चीज़ होती है। पाल्पेट में सिर्फ टैप करना होता है और मिन्योर के फोर्सफुली प्रेस करके जो अब्डोमिनल प्रेशर होता है, इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर होता है, उसको इंक्रीज करवाया जा रहा होता है। ओके बेटा, अब अगर कहते हैं तो मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। पेंक्रियाज के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ है।
60 ग्राम इसका वेट होता है, 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं, तो अब हम मेरा ख्याल है कि डिस्कस कर लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ब्लड सप्लाई के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ओके, तो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई वो डिस्कस करते हैं। ओके, आवाज़ क्लियर आ रही है? वो दूर दराज इलाकों वाले लोगों को आवाज़ क्लियर आ जाती है, आप लोगों को क्यों नहीं आ रही? ठीक है, चलें अब जल्दी से बताएं कि आप लोगों को लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, ताकि मैं उसको इजीली आप लोगों के लिए एलेबोरेट कर दूँ। पूरा लिम्फेटिक सिस्टम डिस्कस करना है या उसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही? लेट मी नो। अच्छा, चलें ये बता दें कि लैंफ बनता कैसे है। चलें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड का पता है? ओके बेटा, ये जो लैंफ होता है, बेसिकली लैंफ बनता कैसे है, पहले तो ये चीज़ याद रखिएगा कि एक दिन के अंदर ना 21 लीटर जो फ्लूइड है फ्रॉम द प्लाज्मा, उसके अंदर डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। ये क्या करती हैं, इन्होंने ना हमने लास्ट डिस्कस किया था टिश्यू हीमोडायनामिक्स। टिश्यू हीमोडायनामिक्स की समझ है आप लोगों को ना? प्रेशर ग्रेडियंट था, हाइड्रोस्टैटिक और ऑनकोटिक प्रेशर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इस फ्लूइड को बाहर निकालता है तो वो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जा रहा होता है। अगर हम एक दिन की बात करें तो एवरी डे राउंड अबाउट 21 लीटर जो फ्लूइड है ये इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जा रहा होता है। अब इसमें से ना जो 3 से 4 लीटर होता है वो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रह जाता है। अब जैसे ही वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रह जाता है तो वो उसमें लैंफ बनना होता है। ओके, ठीक है, तो ये फ्लूइड जो कि पर डे एक दिन के अंदर 21 लीटर फ्लूइड, जिसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, जिसके अंदर डिजॉल्व सब्सटेंसेस होती हैं, वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इसलिए जा रहा होता है ताकि वहाँ पे जो टिश्यू पड़े होते हैं उनको बात करने के लिए। लेकिन उसमें से जो 3 to 4 लीटर है वो वहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रह जाता है। अब जैसे ही वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रहेगा तो वहाँ पे ब्लाइंड एडेड ट्यूब्स पड़ी होती हैं, ब्लाइंड एडेड कैपरीज पड़ी होती हैं। वो जो ब्लाइंड एडेड कैपरीज होती हैं वो ज्वाइन करती हैं, लेफ्ट कैपरीज बनाती हैं, लेफ्ट वेसल्स बनती हैं। उसके बाद ये जो लैंफ है ये पास आउट होता है लैंफ वेसल के अंदर, देन ये मूव करता है लैंफ नोड के अंदर। उसके बाद ये लैंफाइड ऑर्गन्स के अंदर जाता है। लैंफाइड ऑर्गन के बाद जाने के बाद ये अगेन राइट एट्रियम का हिस्सा बन जाता है, ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाता है। तो ये बेसिकली देख लेते हैं कि इसकी सर्कुलेशन कैसे होती है। बेटा माइन्यूट अमाउंट में निकलती हैं, माइन्यूट अमाउंट में प्रोटीन निकलती हैं और वो ऑब्जर्व नहीं होती बल्कि लैंफ का हिस्सा बन जाती हैं। आपकी बुक में रोशन विल्सन में भी कहीं पे लिखा होगा कि ये माइन्यूट अमाउंट के अंदर जो कैपिलरी फ्लूइड होता है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है। स्पेस बिटवीन द सेल जो होती है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। और जो लैंफ होता है बेटा, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये सेम इसकी कंपोजिशन होती है जैसे प्लाज्मा की कंपोजिशन होती है एक, लेकिन इसके अंदर अगेन प्लाज्मा प्रोटीन माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होती है। अगर आप कहें कि बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन माइन्यूट अमाउंट में स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियरली वाटरी फ्लूइड होता है और इसका मेनली काम क्या होता है। चलिए लैंफ कैपरीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये जैसे लीक आउट होएगा इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आएगा। स्पेस के अंदर आने के बाद इसके अंदर जो लैम्फोसाइट्स होते हैं वो डिफेंसिव सेल्स होती हैं।
अब जो लैम्फ होता है ये कंटेन करता है लैम्फोसाइट्स। अब लैम्फोसाइट्स क्या करते हैं, बेसिकली वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। पेट्रोलिंग का मतलब होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह या डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी के अंदर मूव कर रहे होते हैं। मूव करने के रिजल्ट में अगर उनको कोई भी बैक्टीरिया मिलता है, कोई भी पैथोजन एंटीजन मिलता है, तो वो उसको इनकल्फिंग कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम जीआईटी की बात करें तो जीआईटी में आप लोगों को मैंने बताया था कि वहाँ पे ये लैक्टियल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा पेयर पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हमने लार्ज सॉलिटेटरी लैम्फ फॉलिकल्स कहा था। तो वो वहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना शुरू कर देते हैं। और जब ये फैट को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो ये मिल्की अपीयरेंस दे रहे होते हैं। दूसरी कंडीशन ये कि लैम्फ कैपरीज होती हैं। लैम्फ कैपरीज क्या होती हैं, बेसिकली कि ये इंटरस्टिशियस स्पेस के अंदर ना ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स पड़ी होती हैं। अब ये ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स क्या करती हैं कि वो फ्लूइड जो इंटरस्टिशियस स्पेस के अंदर रह गया था उसको इन्होंने एकमुलेट करना होता है, गैदर करना होता है। गैदर करने के बाद ये लार्ज लैम्फ वेसल्स का हिस्सा बनाती हैं। और लैम्फ वेसल्स क्या करती हैं कि उनके अंदर मूवमेंट होती है। अब उनके अंदर जो मूवमेंट होती है बेसिकली उसको लैम्फेटिक पंप कहा जाता है, लेकिन उनके अंदर एक इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की। उसके साथ साथ जो जितनी भी लैम्फ वेसल्स होती हैं वो आर्टरीज के साथ प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही आर्टरीज पल्सेट करेंगी तो जो लैम्फ है मूव करना शुरू कर देगा। इसके अलावा रेस्पिरेटरी पंप के साथ होती हैं। जैसे ही चेस्ट कैविटी फॉल और राइज करेगी तो जो लैम्फ है ये मूव करना शुरू कर देगा। तीसरी कंडीशन ये होती है कि जब आपके मसल मूव करते हैं, स्केलेटल मसल की मूवमेंट होती है वाइल वॉकिंग या ड्यूरिंग जॉगिंग या ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो ये लैम्फ जो है ये मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस तरह इनकी जो मूवमेंट होती है लैम्फ की मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा बेटा अब टाइम थोड़ा है, ये जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, हमने पहले लैम्फ की बात किया, उसके बाद हमने लैम्फ कैपरीज जिसको हमने ब्लाइंडेड ट्यूब्स के बारे में कहा है, उसके बाद लैम्फ वेसल्स के बारे में डिस्कस किया है। लैम्फ वेसल्स के बारे में इसके अंदर एक रिदमिकली कंट्रैक्शन होती है जिनको लैम्फेटिक पंप का भी नाम दिया गया है। इसके अलावा मैंने ये कहा है कि जो लैम्फ वेसल्स होती है वो आर्टरी के साथ प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी पंप के साथ जैसे ही चेस्ट फॉल और राइज करेगी तो ये लैम्फ की मूवमेंट हो रही होती है, ये स्केलेटल मसल वाइल वॉकिंग या जॉगिंग। उसके बाद जो लार्ज लैम्फेटिक वेसल्स हैं ये ज्वाइन करने के बाद इवेंचुअली 2 लार्ज डक्ट्स बनाती हैं। और 2 लार्ज डक्ट्स के अंदर एक राइट लैम्फेटिक डक्ट है और दूसरा थोरेसिक डक्ट है। और ये जो राइट लैम्फेटिक और थोरेसिक डक्ट है इन्होंने अपना जो लैम्फ होता है इनको एम्प्टी करती हैं इनटू सबक्लेवियन वेन, और सबक्लेवियन वेन राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन कर रही होती है। अब ये जो लार्ज लैम्फ वेसल्स होती हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं राइट लैम्फेटिक डक्ट में और दूसरा थोरेसिक डक्ट में। अब जो राइट लैम्फेटिक डक्ट होती है इसके अंदर याद रखिएगा कि इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है, और सबसे ज़्यादा जो लेंथ होती है वो थोरेसिक डक्ट की होती है। तो जो राइट लैम्फेटिक डक्ट होती है ये रूट ऑफ द नेक के अंदर प्रेजेंट होती है, और राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर इसने अपना लैम्फ को ड्रेन करना होता है। अब इससे पहले आपको थोरेसिक डक्ट बता देता हूँ, उसके बाद आपको राइट लैम्फेटिक डक्ट बताऊंगा ताकि जो आपकी ड्रेनेज है वो इजीली आपको समझ आ जाएगी कि ये ड्रेन कहाँ से करती है। जो थोरेसिक डक्ट होती है बेटा ये सिस्टर्ना काइली से ओपन हो रही होती है। ओपन होने के बाद इसकी जो लेंथ होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है। सिस्टर्ना काइली से ओपन होने के बाद इसने अपना जितना भी ड्रेनेज होता है वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन करना होता है। अब ये जो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर चीज़ें ड्रेन हो रही होती हैं वो कहाँ से आ रही होती हैं। पहली जो चीज़ है वो याद रखिएगा कि जो थोरेसिक डक्ट है वो बोथ लेग से ड्रेन कर रही होती है। बोथ लेग से ऊपर आ जाइएगा, पेल्विक कैविटी से ड्रेन कर रही होती है। उसके ऊपर आ जाएगा अब्डोमिनल कैविटी से ड्रेन कर रही होती है। अब्डोमिनल कैविटी के बाद अगर आप जाएंगे कि लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरैक्स, लेफ्ट हाफ ऑफ द हेड और नेक, और बाकी रह जाता है राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, तो ये लेफ्ट आर्म से ड्रेन कर रही होती है। अगेन बेटा बता देता हूँ, जो थोरेसिक डक्ट है सिस्टर्ना काइली से ओपन होती है, स्टार्ट होती है। लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर इसने अपनी ड्रेनेज भेजनी होती है। 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अब ये ड्रेनिंग कहाँ से ले रही होती है, बोथ लेग से। ठीक है, उसके बाद बोथ लेग के ऊपर आ जाइएगा पेल्विक कैविटी में, उसके बाद अब्डोमिनल कैविटी के अंदर, उसके बाद लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरैक्स, लेफ्ट हाफ ऑफ द हेड और नेक, और लेफ्ट आर्म से ये ड्रेन कर जाती है। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट पड़ा है वो आपका राइट लैम्फेटिक डक्ट ड्रेन कर रही होती है। अब राइट लैम्फेटिक डक्ट क्या क्या करती है, राइट हाफ ऑफ द थोरैक्स रह गया था, राइट साइड ऑफ द हेड और नेक रह गई थी,
और राइट आर्म रह गया था। तो यहाँ से जो ड्रेनेज होती है ये राइट जो लिम्फेटिक डक्ट होती है ड्रेन करने के बाद राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर डाल रही होती है, और जो थोरेसिक डक्ट होती है वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर डाल रही होती है, और एट द एंड ये राइट एट्रियम का हिस्सा बन जाती है। ओके, थोरेक्स की क्या समझनी है बेटा? ये थोरेसिक जो रीजन होता है इसकी बात कर रहा था। उसके बाद बेटा लैम्फ नोड्स होते हैं। लैम्फ नोड्स की बेटा अगर बात करें तो इसकी जो लैम्फ नोड की स्ट्रक्चर्स होती है, इनके बाहर एक फिब्रस कैप्सूल होता है, और ये फिब्रस कैप्सूल क्या करता है, ये अंदर बेटा टाइम थोड़ा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। चलिए लैम्फ नोड्स की बात कर लें। लैम्फ नोड्स के ऊपर ये एक फिब्रस टिश्यू होता है। चलिए मंडे वाले दिन भी मैं 15 मिनट निकाल लूँगा, इसको रिपीट कर लेंगे। आज जितना हो गया उतना, लेकिन मंडे वाले दिन भी इसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है। लैम्फ नोड की बेटा बात करते हैं। लैम्फ नोड में मैं ये बता रहा था कि जो लैम्फ नोड होता है उसके बाद एक फिब्रस कैप्सूल होता है। अब ये जो फिब्रस कैप्सूल होता है ये बेसिकली पार्टीशन बना रहा होता है, इनसाइड डेंस होता है, पार्टीशन बनाता है, और उस पार्टीशन को ट्रेबिकुलाई कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर रेटिकुलर और लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो रेटिकुलर और लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं इनके अंदर लैम्फोसाइट्स और माइक्रोफेजेस होते हैं। अब जो रेटिकुलर सेल्स होती हैं इनके अंदर एक स्पेशल नेटवर्क ऑफ फाइबर्स होता है जो कि इटरनली लैम्फ नोड को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे होती हैं, और इनके अंदर लैम्फोसाइट्स और माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होती हैं। ओके बेटा, ये भी कह सकते हैं कि लैम्फोसाइट्स जो होते हैं, लैम्फ नोड्स जो होते हैं पैक विद इम्यून सेल्स, या जो इम्यून सेल्स होते हैं वो लैम्फ नोड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इम्यून सेल्स के अंदर मेनली माइक्रोफेजेस आती हैं और लैम्फोसाइट्स होते हैं, ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। और लैम्फ नोड्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 5 एफरेंट वेसल्स होती हैं और एक ही इफरेंट वेसल होती है। जो लेके जाने वाली एक ही वेसल होती है, लेकिन जो इसकी तरफ लेके चीज़ें आ रही होती हैं उनमें 5 होती हैं। इसके अलावा अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो इनका जो मेनली फंक्शन होता है वो फेगोसाइटोसिस करना, फिल्ट्रेशन और फेगोसाइटोसिस करनी होती है। इसके अलावा सर्टेन एरिया के ऊपर भी लैम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक अगर इंगोइनल एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको इंगोइनल नोड्स कहा जाता है। सर्वाइकल के एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक हेड और नेक में प्रेजेंट है तो उनको सर्वाइकल नोड्स कहा जाता है। और अगर एक्सिला के अंदर प्रेजेंट है, अंडर आर्म, तो उनको एक्सिलरी नेफ नोड्स कहा जाता है। और मेनली इनका फंक्शन क्या होता है कि जो फिल्ट्रेशन और फेगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं, अब ये फिल्ट्रेशन और फेगोसाइटोसिस कैसे करते हैं कि वहाँ पे रेटिकुलर सेल्स पड़े होते हैं और लिम्फेटिक टिश्यू पड़ी होती हैं। जैसे ही लैम्फ इनसे पास आउट होता है तो ये लैम्फ को फिल्टर कर रहे होते हैं। अगर इनके अंदर कोई बैक्टीरिया होता है, कोई लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो लाइव होते हैं या डेड होते हैं, तो ये क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस उसकी कर देते हैं और बैक्टीरियाज को और माइक्रोब्स को इंजेस्ट करना शुरू कर देती हैं। अगर किसी वजह से जो लैम्फ नोड हैं उनके अंदर जो इम्यून सेल्स थे उनकी डेफिशिएंसी हो गई है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा आ गए हैं, तो जो लैम्फ नोड्स है वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, इनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं। जब इनलार्ज होंगे और इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको लैम्फेडिनोपैथी कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा जो फंक्शन होता है वो प्रोलिफरेशन होती है। प्रोलिफरेशन जिसके अंदर टी और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये थाइमस से मिच्योर हो रहे होते हैं और टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये बोन मैरो से मिच्योर हो रहे होते हैं और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये एंटीबॉडी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के बाद ट्रैक्ट किलिंग कर रहे होते हैं, और जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के बाद देन जाके एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है। कम्प्लेक्स बनने के बाद देन जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग होती है। ये लैम्फ नोड्स के फंक्शन से। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं किसकी कर लें, स्प्लीन रह गया है, चलें स्प्लीन की बात कर लेते हैं।
तो जो स्प्लीन होता है इसके अंदर भी लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसिटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और ये लार्जेस्ट लिम्फ नोड होता है। अगर हम स्प्लीन की बात करें तो ये लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, अब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ओके, तो इसकी जो यूजुअली लेंथ होती है वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि लेंथ में 12 सेंटीमीटर होता है, वेट इसकी 7 सेंटीमीटर होती है, और जो उसकी थिकनेस है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। बेटा जो टी सेल्स होते हैं ये थाइमस से मैच्योर हो रहे होती हैं। ओवल शेप होता है, इसमें एक एरिया होता है जहाँ पे आर्टरीज इंटर हो रही होती हैं, लिम्फेटिक वेसल लीव कर रही होती हैं, उस एरिया को हाइलम का नाम दिया जाता है। इसके अंदर दो तरह के पल्प होते हैं, एक को स्प्लीनिक पल्प कहा जाता है और दूसरे को वाइट पल्प कहा जाता है। इसके अलावा इसकी जो इंटरिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो चीज़ें इंटर हो रही होती हैं, उनके अंदर लिम्फ वेसल्स होती हैं जो ओनली एफरेंट होती है। इसके अलावा नर्व्स एंडिंग्स होती हैं, स्प्लीनिक आर्टरी और स्प्लीनिक वेन इंटर हो रही होती है। जहाँ पे इंटर हो रही होती हैं उस एरिया को हाइलम का नाम दिया जाता है। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो सेम फंक्शंस ये परफॉर्म कर रहे होते हैं जिस तरह लिम्फ नोड परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर जो 350 ml ब्लड स्टोर पड़ा होता है, और ये ब्लड इमरजेंसी कंडीशन के लिए स्टोर पड़ा होता है। जैसे ही कोई हाइपोवोलेमिक शॉक होएगा या कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तो स्प्लीन जो 350 ml ब्लड होता है वो डोनेट कर देता है इनटू द सर्कुलेशन, ताकि जो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन किया जा सके या सिस्टेमिक सर्कुलेशन को मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा इम्पोर्टेंटली इसके अंदर टी और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, कोई भी एंटीजन आता है तो ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, और अगर स्प्लीन की किसी इन्फेक्शन की वजह से इनलार्जमेंट हो जाती है तो उसको स्प्लीनोमेगैली कहा जाता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट एरिथ्रोपोएसिस हो रही होती है नहीं होती, और फेगोसाइटोसिस जैसे लिम्फ नोड फेगोसाइटोसिस का कर रहे होते हैं, इसी तरह मेनली जो स्प्लीन है ये भी फेगोसाइटोसिस कर रहा होता है। लेकिन इसके अलावा स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल्स पड़े होते हैं जिनको फेगोसिटिक रेटिकुलोएंडोथेलियल सेल्स कहा जाता है। वो आरबीसीज हो गए, प्लेटलेट्स हो गए और ल्यूकोसाइट्स हो गए, उनकी भी ब्रेकडाउन कर रहे होते हैं। और जब आरबीसीज की ब्रेकडाउन होगी तो उसके रिजल्ट में बिलीरुबिन रिलीज होती है, और बिलीरुबिन एट द एंड स्ट्रेटोबिलियन और यूरोग्लोबुलिन की फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। अब स्प्लीन के अंदर फेगोसाइटोसिस में फेगोसिटिक सेल पड़े होते हैं जो कि डिफरेंट सेल्स आते हैं, ल्यूकोसाइट्स आते हैं या बैक्टीरिया वगैरह है, उनकी भी फेगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं, ये ब्रेकडाउन कर रहे होते हैं। इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। ओके, इसके अलावा थाइमस ग्लैंड है बेटा। स्प्लीनिक आर्टरी स्प्लीन को सिस्टेमिक सर्कुलेशन और सिस्टेमिक ब्लड सप्लाई कर रही होती है। इसके अलावा थाइमस ग्लैंड होता है। थाइमस ग्लैंड में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इसका जो वेट होता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली जो इसका वेट होता है 10 to 15 ग्राम होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ इंक्रीजिंग एज अडल्टहुड में ये पुबर्टी के लेवल पे इसका जो वेट होता है ये 30 to 40 ग्राम चला जाता है। लेकिन जैसे ही ओल्ड एज होती है तो अगेन इसका वेट 10 to 15 ग्राम तक पहुंच जाता है। ये एक हार्मोन रिलीज करता है दैट इज़ नोन एज थाइमोसिन, और थाइमोसिन क्या कर रहा होता है कि जो WBCs हैं उसकी फॉर्मेशन में हेल्प आउट करवा रहा होता है। अब ये जो थाइमोसिन है ये बेसिकली सिक्रीट कहाँ से होता है? ये थाइमस के अंदर एपिथेलियल सेल पड़े होते हैं और वो एपिथेलियल सेल ही थाइमोसिन को सिक्रीट कर रहे होते हैं। और एट द एंड जब एडोलेसेंस आ जाती है तो अगेन जो लिम्फोसाइट जो एपिथेलियल सेल्स हैं
ये जो थाइमस है, ग्लैंड्स है, इनके अंदर एट्रोफिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ये एट्रोफिक चेंजेस आएंगी तो इनका जो साइज़ है वो कम होना शुरू हो जाता है। बस मेरा ख्याल इतना ही था इसके बारे में। इसके अलावा एट द एंड पेयर पैचेस होती हैं या मिकोजा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू प्रेजेंट होती हैं, जिनको मार्ट भी कहा जाता है। अब उनके अंदर मेनली टॉन्सल्स होते हैं या एग्रीगेटेड लिम्फाइड फॉलिकल्स होते हैं, ये जिनको पेयर पैचेस भी हमने डिस्कस किया था। और पेयर पैचेस जो होते हैं ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी डिस्कस किया है। और ये टॉन्सल्स होते हैं बेसिकली ये माउथ और थ्रोट के में लोकेटेड होती हैं। अब इन्होंने क्या करना होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो जिसको आपने स्वालो किया है या इनहेल किया है तो उसकी इसमें इनगल्फिंग करनी होती है। अब अगर किसी वजह से ये इनगल्फ नहीं कर सकते तो इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस इन्फ्लेमेशन को टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। ओके, अब आपके पास 5 मिनट हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई लिम्फेटिक सिस्टम में तो पूछें जल्दी से। ओके बेटा, हाइलम हाइलम की आप बात करें। हाइलम बेसिकली बेटा ये टाइप्स ऑफ टॉन्सल्स होती हैं। ओके, सर्कुलेशन ऑफ लेफ्ट भी रिपीट कर देता हूँ, हाइलम भी रिपीट कर देता हूँ, ठीक है बेटा। हाइलम बेसिकली वो एरिया होता है, इसको हाइलस भी कहा जाता है, जहाँ पे एक छोटा सा डिप्रेशन होता है, ये फिशर्स भी उसे कहा जाता है, जहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं और नर्व्स हैं वो इंटर हो रही होती हैं, और जो इफरेंट वेसल्स हैं वो लीव कर रही होती हैं, उसको हाइलम कहा जाता है। ठीक है, सर्कुलेशन भी कर देता हूँ। फ्रिंजियल टॉन्सल्स के बारे में बता देता हूँ बेटा। इसके ये टॉन्सल्स होती हैं ना, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये जो बेटा फ्रिंजियल टॉन्सल्स हैं इनको एडिनॉइड्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको नेजोफ्रेंजियल टॉन्सल्स भी होते हैं, एडिनॉइड्स भी होते हैं। अब होते क्या हैं बेसिकली कि ये स्पेसिफिक लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं जो कि नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा रूट ऑफ नेजोफेरिंक्स में अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इनका काम यही होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो उसको इन्होंने किल करना होता है। वो जस्ट अगर आपने किया है स्वालो किया है, स्वालो ड्यूरिंग स्वालविंग, तो इसका कंटेक्ट होता है इसके साथ टॉन्सल्स के साथ, तो उसकी इनगल्फिंग कर देती हैं। organ associated with ओके बेटा, organ associated with हाइलम। बेटा हाइलम से एफरेंट जो वेसल्स होती हैं वो इंटर हो रही होती हैं। बाकी एफरेंट हो गई, स्प्लीनिक आर्टरी हो गई, स्प्लीनिक वेन हो गई, और एफरेंट हो गई, नर्व एंडिंग्स हो गई, ये लीव कर रही होती हैं। डेफिनेटली पैलेटाइन टॉन्सल्स भी होते हैं, फ्रेंजियल टॉन्सल्स भी होती हैं। ये उनकी टाइप्स हैं बेटा। के अंदर अरिथ्रोपोएसिस भी होती है, फीट लाइफ के अंदर हो रही होती है। लेकिन जैसे ही फीटल लाइफ से अडल्ट लाइफ के अंदर चेंजेस आती हैं, ये जो अरिथ्रोपोएसिस है दैट विल बी इनहिबिटेड। उस टाइम जो स्प्लीन कम बेबी ऑफ
और क्या क्वेश्चन है बेटा? बेटा टॉन्सल्स बेसिकली ये lymph nodes होते हैं that are located नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मार्ट मिकोजा एसोसिएटेड lymphatic टिश्यू होते हैं। अब ये अगर जीआईटी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है तो पैचेस का नाम दिया जाता है। और इसके अलावा टॉन्सल्स होते हैं, lymphatic टिश्यू होते हैं। कोई भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो उनको इन्होंने इनकल्ट करना होता है। ओके, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे एट 2 PM ना इंशाल्लाह। ओके बाय बाय।